So what's up everyone, welcome back to another video of SaaS Online's Alpha Trading। और आज की वीडियो में बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। लेट्स गो। सो फंडामेंटल एनालिसिस, अब ये क्या होता है? इसके अंदर आप पूरी कंपनी के फंडामेंटल्स निकालते हैं या एक तरह से उस पूरी कंपनी की कुंडली निकालते हैं, जिसमें आप उस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज, उसका मैनेजमेंट, उसका बिजनेस, उसके प्रोडक्ट्स, उसके कॉम्पिटिटर्स, उसकी इंडस्ट्री, उसका सेक्टर, हर चीज को ध्यान में रखते हुए उस बिजनेस को, उस कंपनी को एनालाइज करते हैं और उसके फंडामेंटल्स देखने के बाद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखने हैं किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए और उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए। सो पहला पॉइंट है टाइप ऑफ बिजनेस। आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसका बिजनेस का टाइप कौन सा है, वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आती है। और जिस भी कंपनी, जिस भी इंडस्ट्री, जिस भी सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर में कोई स्कोप है या ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं, इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एआई का जमाना है, कंप्यूटर्स का जमाना है, तो आईटी स्टॉक्स एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमारे सामने लेकर आते हैं। दूसरा पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप। अब ये क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी के शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है, और इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब मार्केट कैप के बेसिस पर कंपनीज को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। पहला है लार्ज कैप, जिसके अंदर बहुत बड़ी कंपनीज बड़े मार्केट कैप के साथ आती है, फिर मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। अब क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जनरली बहुत बड़ी कंपनीज होती है तो उनको रिलेटिवली स्टेबल और लेस रिस्की माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप कंपनीज को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। अब आपको कौन से सेगमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप अपने रिस्क एपेटाइट और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर जज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रमोटर्स होल्डिंग। इसका मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास अपनी कंपनी की कितने % हिस्सेदारी, कितने शेयर्स हैं। अब अगर प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है, इसका मतलब कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी में पूरी तरह इन्वेस्टेड नहीं है, उनका स्किन इन द गेम थोड़ा कम है। अब ये एक तरह का नेगेटिव सिग्नल जाता है कंपनी के इन्वेस्टर्स को, और उन्हें ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी के बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अब चौथा पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब कंपनी को अगर पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए तो उसके पास 2 सोर्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी से पैसा रेज करना और दूसरा डेट यानी कि उधार लेकर पैसा रेज करना। और डेट टू इक्विटी रेशियो ये दिखाता है कि आपने अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए इक्विटी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा लोन ले रखा है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल डेट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी। अब जितना ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो होता है उसका मतलब कंपनी ने अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में उतना ही ज़्यादा लोन ले रखा है, उतनी ही ज़्यादा वो कंपनी लेवरेज्ड है और उतनी ही ज़्यादा रिस्की वो बन जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम लोन लेकर उसको चुका पा रहे हैं, कंपनी इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, इतने प्रॉफिट्स कमा रही है, तो लोन लेने में दिक्कत ही क्या है। खैर वो एक अलग ही डिस्कशन है, बट दिस इज व्हाट इट इज। पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट। क्या कंपनी जो अपने रेवेन्यूज क्रिएट कर रही है उससे प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं और कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में वो ज्यादा है या कम है। क्या उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं, और अगर ग्रोथ हो रही है तो ये सस्टेनेबल है या नहीं। ये सारी चीजें भी आपको देखनी होंगी। 6th पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। अब इसका मतलब होता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट या कितनी नेट इनकम जनरेट कर पा रही है परसेंटेज वाइज, और इसका फॉर्मूला है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब क्योंकि ये एक तरह का रिटर्न्स दिखा रही है तो जितना ज्यादा उतना बेहतर। अब 7वां पॉइंट है अर्निंग्स पर शेयर या EPS। अब EPS का मतलब है कि अगर कंपनी के हर एक शेयर को उसकी नेट इनकम को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो हर एक शेयर के हिस्से में उसके प्रॉफिट के कितने रुपए आएंगे। अब इसका ऑब्वियस सा फॉर्मूला है नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और क्योंकि ये फिर से एक तरह के रिटर्न्स, एक तरह के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है तो जितना ज्यादा उतना बेहतर अगेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो या PE रेशियो। अब इसका फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, जो हमने अभी भी पढ़ा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 कंपनीज लेते हैं, कंपनी A एंड कंपनी B। कंपनी A के शेयर का मार्केट प्राइस है 100 रुपए और कंपनी B के शेयर का मार्केट प्राइस है 200 रुपए, और दोनों का अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS जो है 10-10 रुपए ही है। अब हमारे फॉर्मूला के हिसाब से कंपनी A का PE 100/10 यानी 10 आता है और कंपनी B का PE 200/10 यानी 20 आता है। अब इस 10 और 20 PE का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कंपनी A से 1 रुपया कमाना है या 1 रुपये का रिटर्न लेना है तो उसके लिए उस कंपनी में करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 10 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कंपनी B से 1 रुपया कमाना है तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से उसमें आपको 20 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे।
तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा किसी कंपनी का पीई होगा उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव या यूँ कहें उतनी ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड वो कंपनी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी का पीई कम है तो वो कंपनी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करती है। और अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है तो पीई रेशियो को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स तो आपको मिल गए, लेकिन कंपनी के बारे में इतना सारा डेटा लेकर कैसे आए? ये सारा काम भी हमने आपके लिए कर लिया है। मार्केट में से बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप अलग अलग स्टॉक्स को अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हैं, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। चलिए देखते हैं कि हजारों कंपनीज में से किस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं और उनको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, टू कंक्लूड दिस वीडियो आई वुड से कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ किसी कंपनी के डेटा को देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उस कंपनी को उस इंडस्ट्री की बाकी सिमिलर कंपनीज के डेटा के साथ कंपेयर करना होगा। इसी के साथ उस कंपनी के डेटा को उसी के पिछले सालों के साथ भी कंपेयर करके देखना होगा, जिसे हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। और अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो पूरे चांसेस है कि वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को ओवरकम करके लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल आपको ला कर दे। ऑलराइट, सो अब जब आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है और आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पहुंच गए हैं तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ब्रोकर की। और इफ यू आर लुकिंग फॉर वन, देन कंसिडर ओपनिंग एन अकाउंट विद SaaS Online's अल्फा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, फीचर रिच एंड एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ दिस कंट्री। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग लाइक एन अल्फा। Thanks for watching video.